नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। उनके अनुसार राज्य एकमात्र जो माध्यम है वह है किसका है? सामाजिक उत्थान का और जन कल्याण का, जनता के कल्याण का, जनता की भलाई का। ये एक यंत्र के रूप में काम करता है जिसके माध्यम से हम जनता की भलाई कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। दोस्तों, ये राज्य संबंधी विचार हैं गांधी जी के। ये बहुत ही आदर्शवाद से भरे हुए हैं और अगर आप व्यवहारिक धरातल पर इनका प्रयोग देखेंगे तो हमें करना चाहिए, नैतिकता की दृष्टि से भी करना चाहिए, लेकिन जो व्यवहारिक राजनीति है वो दाव पेचों से भरी हुई है, उसमें छल कपट धूर्तता है। तो आज की राजनीति जो कि इतनी प्रैक्टिकल है और गांधी जी के जो सिद्धांत है वो बहुत ही आइडियलिस्टिक है, तो आप दोनों को तुलना करके पढ़ें और फिर कोशिश ये करें कि गांधी जी की जो राजनीति थी, गांधी जी के द्वारा जो बताए गए रास्ते थे, गांधी जी ने जो हमें राह दिखाई, रास्ता दिखाया, उस पर चलने की हम कोशिश करें। उनके विचारों से हम सीख लें और अपने व्यक्तित्व को भी एक सकारात्मक व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक रूपांतरण करें। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करना है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए गांधी जी को नहीं पढ़ना है, आपको गांधी जी के विचारों को आत्मसात भी करना है, अपने व्यक्तित्व में लागू भी करना है। तो राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार थे वो इस प्रकार हैं कि समाज में राज्य के स्थान के संबंध में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में अत्यधिक मतभेद रहा है। इस संबंध में आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराओं के द्वारा तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को साध्य रूप में स्वीकार कर लिया गया है, किंतु गांधी जी राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं है और उनके अनुसार व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का यंत्र मानते थे, साधन मानते थे। और गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता है उसका विरोध किया जाता है। क्यों करते हैं विरोध? उसके प्रमुख कारण क्या हैं? पहली बात है दार्शनिक आधार, दूसरी बात है राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है, तीसरी बात है राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र। तो चलिए पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि राज्य की आलोचना की जाती है, राज्य की सत्ता की आलोचना की जाती है। तो दार्शनिक आधार क्या है? राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है, लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कर कराना चाहता है। नंबर 2, राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है। दोस्तों, गांधी जी स्वयं में एक अहिंसा की मूर्ति थे और अहिंसा के पुजारी थे, जबकि वो मानते हैं कि राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है। इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। नंबर 3 है राज्य का बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र। राज्य का जो बढ़ता हुआ कार्यक्षेत्र होता है वह व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। एक स्थान पर इस संबंध में वे लिखते हैं, मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर वह मनुष्य जाति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहां मनुष्य ने संरक्षक के रूप में कार्य किया है, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां राज्य का अस्तित्व वास्तव में गरीबों के कल्याण के लिए रहा हो, दरिद्रों के कल्याण के लिए रहा हो। राज्य के प्रति अपने इसी दृष्टिकोण के कारण गांधी जी राज्य के कार्य क्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में थे। अब बात आती है दोस्तों कि गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी हैं।
एक फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट हैं। तो इस संबंध में क्या विचार हैं उनके? राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक क्रोपोटकिन और विशेष रूप से दार्शनिक अराजकतावादी टोल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित है तथा गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक तीनों दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की है। गांधी जी राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसमें हिंसा भरी हुई है, हिंसा मूलक है, जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है, गरीबों को लूटना खसोटना है, राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है। अतः या तो राज्य को ही समाप्त किया जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति रूपी पुस्तक का लास्ट लेसन कर दिया जाए, अंतिम अध्याय कर दिया जाए। स्वयं गांधी जी के शब्दों में राज्य केंद्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति एक सचेतन आत्मवान प्राणी है, किंतु राज्य एक ऐसा आत्महीन यंत्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही किससे हुई है? हिंसा से हुई है। और अगर हम सिद्धांत रूप में देखें दोस्तों, तो राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध होने पर भी गांधी जी वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जितना इतना पूर्ण नहीं है वह स्वयं संचालित हो सके। मानव में इतनी पूर्णता नहीं है, परफेक्टनेस इतनी नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके। इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही उनका विचार है कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। किंतु गांधी जी न तो क्रोपोटकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा के आधार पर राज्य को समाप्त करने के पक्ष में थे, और न ही उनका व्यक्तिवाद वह पाश्चात्य व्यक्तिवाद है जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना होता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं गांधी जी। J.S. मिल जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, ब्रिटेन के थे, वो भी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते थे। आवश्यक किस लिए? क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति की रक्षा होती है। बुराई किस लिए? क्योंकि इसके कारण व्यक्ति के जो अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, वो सुरक्षित नहीं रहती। राज्य इन व्यक्ति के अधिकारों को, स्वतंत्रताओं को कुचल देता है या सीमित कर देता है, सिकोड़ देता है। इसलिए राज्य जरूरी नहीं है, ये एक बुराई है। एक राज्य एक बुराई है। आवश्यक किस लिए है? क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है, गुंडे बदमाश आंतरिक जो दुष्ट तत्व हैं उनसे रक्षा करता है, और साथ ही जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी राज्य हैं, उनके आक्रमणों से हमें बचाता है। तो ये आवश्यक भी है। बुराई किस लिए? क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता और अधिकारों को कुचलता है। तो एक आवश्यक बुराई के समान है राज्य। गांधी जी भी कुछ इसी तरह के विचार रखते हैं। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी के द्वारा 3 सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1 है सत्ता का विकेंद्रीकरण, नंबर 2 है राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम, नंबर 3 है राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। चलिए पहले बिंदु को हम विस्तार से देखते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण 2 शब्द होते हैं दोस्तों। केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को एक जगह पर रखना, और विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों को बांट देना। कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है तो वहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया तो वहां तानाशाही होती है। एक ही व्यक्ति अगर सभी निर्णय लेने लग जाए, वही व्यवस्थापिका बन जाए, वही कार्यपालिका बन जाए, वही न्यायपालिका बन जाए, तो फिर तानाशाही आ जाती है। अब भारत में देखिए कि कानून बनाने का काम संसद करती है और प्रशासन करने का काम कार्यपालिका करती है, जिसका हेड मंत्री होता है, और न्याय करने का कार्य न्यायपालिका करती है। तो
एक तो केंद्र सरकार हो गई, वहाँ शक्तियाँ हैं, दूसरी राज्य सरकारें हैं। राज्य सरकारों में भी अपनी व्यवस्थापिका कह लो, विधायिका कह लो, या फिर राज्य सरकारों की शक्तियां भी बटी हुई हैं। राज्यों में भी अपनी सरकारें होती हैं, उनका विधायिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है। स्थानीय स्तर पर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर भी हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन है। पंच सरपंच वगैरह होते हैं, पंचायत समिति में प्रधान होता है, जिला परिषद में जिला प्रमुख होता है। तो त्रिस्तरीय ढांचा है हमारे यहाँ शासन का। तो इस प्रकार से शक्तियां बटी हुई हैं, और जहां शक्तियां बटी हुई होती हैं वहां लोकतंत्र के लिए सुखद स्थिति होती है, और जहां शक्तियों का केंद्रीकरण होता है वहां तानाशाही धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जाती है। तो गांधी जी यही कहते थे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रित सत्ता से उनका अभिप्राय है ताकि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट झूठ के द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने के लिए एकमात्र जो रास्ता दिखता है वो है विकेंद्रीकरण का। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांवों का चित्र उपस्थित करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरे ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह अपने पड़ोसियों पर निर्भर न रहे। आत्मनिर्भर गांव की बात करते हैं वो। इस प्रकार प्रत्येक गांव का पहला काम होगा खाने के लिए अन्न और कपड़ों के लिए रुई की फसल उत्पन्न करना। गांव की अपनी नाट्यशाला होगी, सार्वजनिक भवन होंगे, उनकी अपनी पाठशाला होगी। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर अंतिम शिक्षा तक की पढ़ाई अनिवार्य होगी। यथासंभव जहां तक संभव हो प्रत्येक कार्य सहकारिता के आधार पर सब लोग मिलजुल कर भाईचारे के साथ करेंगे। गांव का शासन 5 व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी व न्यायपालिका सभी कुछ होगी। अगला बिंदु है राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका दूसरा जो सुझाव है वह यह है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, राज्य कम से कम काम करें। जेएस मिल भी ऐसा ही सुझाव देते हैं कि राज्य द्वारा कम से कम कार्य किए जाने चाहिए। हालांकि उनके उत्तरवर्ती विचारों को हम देखें जेएस मिल के, तो वो बाद में विचार परिवर्तित कर लेते हैं और वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो शुरुआती अवस्था में जो मिल थे उनके विचार और गांधी जी के विचार आपस में मिलते जुलते से हैं। गांधी जी भी राज्य के कार्य क्षेत्र को न्यूनतम रखना चाहते हैं, और साथ ही जेएस मिल भी उनके कार्य क्षेत्र को सीमित रखना चाहते हैं, राज्य के कार्य क्षेत्र को न्यूनतम रखना चाहते हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र को न्यूनतम होना चाहिए, उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। गांधी जी हेनरी डेविड थोरो के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। उनका कहना था कि स्वराज का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, और ये सरकार चाहे विदेशी हो या राष्ट्रीय हो, इनसे मुक्ति के प्रयत्न की बात करते हैं। तीसरी बात है कि राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते थे, और इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया गया। वे हेगल या अन्य सर्वाधिकारवादियों की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि व्यक्ति राज्य की प्रत्येक आज्ञा माने। उनका कथन था कि राज्य जनता की भक्ति का हकदार तभी हो सकता है जबकि वह जनता के कल्याण की दिशा में आगे बढ़े और जनशक्ति पर आधारित हो। गांधी जी लिखते हैं, राजभक्ति का कोई अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है, वह तो एक पारस्परिक आदान प्रदान है। इसलिए जैसे ही राज्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है,
जनता पर अन्याय और अत्याचार करने लग जाता है और ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जो व्यक्ति के अंतरात्मा के विरुद्ध होते हैं, उसके अंतःकरण के विरुद्ध होते हैं, तो वह जनता की भक्ति प्राप्त करने का अधिकार खो बैठता है। जब तक शासन या सत्ता जनता की आत्मा के अनुसार कार्य करते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते हैं, तब तक तो वह भक्ति के हकदार हैं। लेकिन जैसे ही वो जनता के मानस के विपरीत कार्य करने लगते हैं तो वो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं और जनता भी उनके प्रति अपनी आस्था है, श्रद्धा है, वो खत्म कर देती है। ऐसी स्थिति में जनता का न केवल अधिकार वरन कर्तव्य हो जाता है कि उसके द्वारा राज्य सत्ता का विरोध किया जाए। अगर राज्य सत्ता गलत करती है, लोक कल्याण का कार्य नहीं करती है और स्वहित में लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जनता का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वह राज्य सत्ता का विरोध करे। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया। गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी हैं, इस बात पर चर्चा की। आगे के वीडियो में हम गांधी जी से संबंधित अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।